नमस्कार दोस्तों, देखिए हम IBAC-IO का जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर लगा रहे हैं। तो हमने इसके पहले 18 फरवरी शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम था उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने सॉल्व किया है। वहाँ पे हमने मैथ्स और रीजनिंग दोनों को देखा हुआ है। तो आज हम करेंगे शिफ्ट 2, जहाँ पे मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों को लिया हूँ। इसके 20-20 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्लस देखिए इसका जो शिफ्ट 1 वाला है वो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, है ना। चलिए देखिए पहला जो सेक्शन है वो है आपका मैथ्स का, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है सीता ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू हर स्कूल एवरी डे बाई बाइसिकल। सी लीव्स हर हाउस एट 7 AM एंड रीचेज एट 7:30 AM। फाइंड हर स्पीड। तो देखिए स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हम जो टाइम है उसको आर में लेते हैं, और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो जो टाइम है उसको सेकेंड्स में लेते हैं ना। तो देखिए सीता का ये घर है और ये स्कूल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 5 किलोमीटर, है ना। और देखिए 7 बजे वो घर से निकलती है और 7:30 पे पहुंच जाती है, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो हाफ आवर का लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस हमें पता है 5 किलोमीटर और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है हाफ आवर, है ना। तो देखिए यहाँ से स्पीड जो आ जाएगी वो 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी करेक्ट, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है इफ़ 768.792 डिवाइडेड बाई 0.00823 इज इक्वल टू ए, है ना। क्या दिया हुआ है 768.792 डिवाइडेड बाई 0.00823, ये दिया हुआ है ए के इक्वल। तो हमसे पूछा है 768.792 डिवाइडेड बाई 0.00823 ये किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे पॉइंट गायब है ना। तो इस पॉइंट को गायब करने के लिए यहाँ पे हमें 1000 से इसको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो जब गुणा करेंगे तो आपको ये नंबर जो है मिल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, a गुणे 1000, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया होगा। केवल यहाँ पे पॉइंट देखना था कि कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1000 से इसको गुणा कर लिया, है ना। तो ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा a गुणे 1000, है ना, 1000 a। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है द लेटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन। इफ़ द डायमीटर ऑफ द कोन इज 1 मीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कोन, है ना। तो देखिए कोन आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ये अगर कोई कोन है, देखिए ये हमारे पास कोई कोन है ना। तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ से इसकी जो यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। और ये जो हाइट यहाँ पे आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं h से डिनोट करते हैं, इसको हाइट बोलते हैं ना। और यहाँ पे देखिए एक ये वाली डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना। तो देखिए इसमें कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला, है ना। इसके जो चारों तरफ है, ये जो बेस वाला है इसको नहीं लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई r l। और इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें हम जो बेस एरिया है उसको जोड़ देंगे। तो इसका जो बेस एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर होगा। तो ये हो जाता है पाई r l प्लस r, है ना। तो ये आप फार्मूले कुछ हैं जो याद रखना है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन। तो इसका जो बेस है उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और जो लेटरल एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई r l। तो दिया है लेटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया। तो देखिए बेस एरिया का थ्राइस है इसका लेटरल एरिया, है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए l और r में जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/1, है ना। तो अगर लेंथ उसकी स्लैंट हाइट 3 है तो उसकी रेडियस 1 होने वाली है ना। लिखा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द सॉलिड कोन इज़ 1 मीटर। तो देखिए डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ मीटर, है ना। हाफ मीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम इस रेडियस की वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा l/1/2, है ना, बराबर 3/1। देखिए 2 ये ऊपर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2l बराबर 3, है ना, 2l बराबर 3। और l की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2, है ना। l की वैल्यू हमने निकाल ली है। पूछा है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, पाई r l प्लस r। तो यहाँ पे हम इसकी
वैल्यू पुट कर देंगे और टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखिए ऑप्शंस में जो है पाई की वैल्यू नहीं रखी गई, तो हम पाई को ऐसे ही रख लेंगे। पाई आर की वैल्यू देखिए हमको कितनी मिली है, 1/2 मीटर, तो इसको लीजिए हाफ। एल की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/2, है ना। एल की वैल्यू 3/2 और आर की वैल्यू 1/2, है ना। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 + 1 हो जाएगा 4 और 4/2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 4/2 और ये हाफ यहाँ पे है और ये पाई है। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 से कट जाएगा, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा पाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया होगा। ये जो यहाँ पे मैंने फार्मूले लिखे हैं, इसको अगर आपको नहीं पता है तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा हमसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 40/2 लिखा है, तो 40 को 2 से काटेंगे तो आएगा 20 + 13 चौको 52, है ना। ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x मान लेते हैं, है ना। और 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, है ना, -33। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 72 बराबर x - 13, है ना। 13 इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू जो देखिए अगला क्वेश्चन जो है DI का है ना। तो यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल ग्राफ दिया हुआ है ना। वो स्पेंडिक्स दिखा रहा है ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, है ना। तो कह रहा है देखिए यहाँ पे जो ये सर्किल ग्राफ है वो देखिए डिग्री में है ना। तो देखिए ये जो टोटल सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना। फिर इसके अलग अलग हेड्स दिए हुए हैं। तो देखिए पूछा क्या है, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2 करोड़। तो टोटल अमाउंट हमें दिया है, मतलब 360 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 करोड़, है ना। 2 करोड़ लिख लीजिए, है ना। तो ये हमने 2 करोड़ लिख लिए। 360 डिग्री की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 करोड़, है ना। द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर वाज। तो देखिए क्रिकेट का यहाँ पे 81 है ना। क्रिकेट का जो है वो 81 डिग्री है और हॉकी का जो है वो 63 डिग्री है। तो देखिए इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्रिकेट और हॉकी पे कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो ये देखिए 3 3 1 4 और 8 6 14, तो ये आ जाएगा 144 डिग्री, है ना। तो देखिए 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 2 करोड़, तो हमें निकालनी है 144 डिग्री की, है ना। तो देखिए एक डिग्री के यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 करोड़, है ना, डिवाइडेड बाई 360 और इसको हम 144 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो 144 डिग्री की आ जाएगी। तो देखिए इसको हम करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और देखिए इसको 9 से काट दीजिए तो 9 चौक 36 और 9 1 9 और 9 चौका 54, है ना। और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा भैया, 8। 2 0 यहाँ पे, है ना। कितने जीरो बचे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जीरो बचे हैं ना। 3 3 6, तो देखिए किस ऑप्शन में है, 3 2 5 3 3 6। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। देखिए पाई चार्ट जब भी आएगा तो या तो डिग्री के फॉर्म में आएगा, है ना, या तो परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में आएगा तो हमेशा जो पूरा सर्किल होगा वो 100% का होगा। अगर डिग्री में आएगा तो जो पूरा डिग्री होता है वो, जो पूरा सर्किल है वो 360 डिग्री का होता है ना। तो जो भी यहाँ पे हमको दिया हुआ था स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट स्पेंड दिया हुआ था इन सारे स्पोर्ट्स पे, है ना। तो जो टोटल अमाउंट है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। तो 360 डिग्री की वैल्यू है वो 2 करोड़ है। तो यहाँ से हमें पता क्या करना था, क्रिकेट और हॉकी पे। क्रिकेट पे हमें 81 डिग्री मिल रहा है और हॉकी पे जो है 63 डिग्री है। तो इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे 144 डिग्री हमको प्राप्त हुआ, है ना, मिला। तो 360 डिग्री की वैल्यू 2 करोड़ है, तो 144 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली 360 से डिवाइड करके, है ना। फिर 144 से गुणा कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 65% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 784, व्हाट इज़ द नंबर। तो देखिए जब भी परसेंटेज के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है 65%, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और देखिए पास ये कट जाएगा तो ऊपर होगा 13 13 25 65 और नीचे आएगा 20, है ना। तो 65% को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में लिखने का रीज़न क्या है, जो यहाँ पे नीचे होगा उसी को हम मान लेंगे अपना नंबर। तो हम मान लेते हैं जो 20 है इसके साथ x जोड़ देंगे क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना। तो ये 20x हमारा वो नंबर है जिसमें से इसी का 65%, तो इसी का जो 65% है वो कितना है 13/20। तो
तो इसमें जो है 20x में से 20x का 13/20 हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 784। देखिए 784 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 28, है ना। 28 जो है 784 का स्क्वायर रूट है, तो ये इक्वल हो जाएगा 28 के। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 20x माइनस 13x, है ना। ये 28 के बराबर है, तो यहाँ देखिए 7x बचेगा, ये है 28 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो मतलब जो हमारा नंबर है वो 20x है ना। तो x की जगह पे 4 रख देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 80। तो हमारा जो नंबर था वो है 80, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है द फॉलोइंग पाई चार्ट्स शो द इनकम एंड प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी फूड बाय कोलीवाड़ा सी फूड सेंटर इन मुंबई फॉर द ईयर 12-13, है ना। तो यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ नेट इनकम दिया हुआ है और शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, है ना। और हमसे पूछा इफ़ द टोटल इनकम ऑफ द सी फूड सेंटर इन द ईयर 12-13 इज, ये आपको नंबर दिया 31,25,000, है ना। एंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज ₹6 लाख, देन द प्रॉफिट बाय सेलिंग विच टाइप ऑफ सी फूड वाज मैक्सिमम फॉर पर रुपी पर इनकम, है ना। हमें देखना है कि किस प्रोडक्ट को सेल करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, और ये जो प्रॉफिट है हमें इनकम पे देखना है ना। ये जो प्रॉफिट है वो हमें इनकम पे देखना है। तो देखिए अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है और टाइम टेकिंग भी लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है। प्रॉफिट जो है वो इनकम के अकॉर्डिंग, मतलब इनकम पर कहाँ पे इनकम पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो देखिए इस यहाँ पे और यहाँ पे जो है प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। क्योंकि इसका जो शेयर है वो 23% और 23% है और बाकी सबका 23% से कम है। तो जो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होने वाला है वो इन्हीं दो हेड पे होने वाला है ना। तो ये देखिए कौन सा है, प्रॉन्स के लिए, और ये वाला जो है वो काटला के लिए है ना। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो इनकम है, इनकम जो है काटला पे वो 12% है, और जो इनकम जो काटला पे है वो 25% है, और जो प्रॉन्स पे है वो है 12%, है ना। तो देखिए हमें ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है और इनकम जो नीचे है उसको कम रखना है, तभी हमारा जो परसेंटेज आएगा वो ज़्यादा आएगा। कैसे, देखिए अगर 3/2 लिखा हुआ है और 2/3 लिखा हुआ है तो देखिए ये 1.5 होगा और ये 0.66 होगा, है ना। तो देखिए कौन ज़्यादा है, ये वाला, मतलब ऊपर की चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और नीचे की चीज़ कम होनी चाहिए, तभी ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनकम जो है वो कम से कम हो, तभी ये जो परसेंटेज आएगा वो ज़्यादा होगा। तो देखिए किस में हो रहा है ये जो सिल्वर वाला है इसमें देखिए प्रॉफिट जो है वो 23% है, किसका, 6 लाख का, है ना। 6 लाख का 23% जो प्रॉफिट है, और इनकम जो है वो इसका 31,25,000 का 12% है। तो मतलब प्रॉन्स के केस में हमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है और इनकम जो है वो कम से कम दिख रही है। किस केस में, प्रॉन्स के केस में, है ना। अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, काटला और प्रॉन्स को, है ना। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकियों में जो प्रॉफिट है वो कम है इन दोनों से, है ना। तो ये हमने कंपेयर यहाँ पे किया तो हमने पाया कि प्रॉन्स में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम से कम हो रही है, और यही हमें चाहिए। इसी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनकम जो है वो कम से कम हो। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होने वाला है। बाकी इसको अगर आप बेसिक से करेंगे तो देखिए बहुत समय लगने वाला है। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार बता दीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में ले लूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द पाई चार्ट शोज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सुरेश ऑन वेरियस आइटम्स इफ़ ही हैज़ टू पे ₹70,000 एज रेंट देन कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट। देखिए ये पाई चार्ट में जो टोटल होता है वो होता है 100%, है ना। और यहाँ पे हमें रेंट पे स्पेंडिंग दी हुई है 70,000, तो रेंट के लिए देखिए कितना हो रहा है 35%, है ना। तो यहाँ पे जो 35% की वैल्यू होगी वो 70,000 के बराबर होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,000, है ना। 35 से काटेंगे, 35 दूना 70, तो 1% की वैल्यू 2,000 आ गई। हमसे पूछा है अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट में कितना है 12%, है ना। तो देखिए 1% की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हमें चाहिए 12% की वैल्यू, तो इसको हम 12 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये मिल जाएगा आपको 24,000, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस हमें दिया हुआ है, ये इक्वल है सीपी ऑफ 8 ऑरेंजेस, है ना, 8 ऑरेंजेस, है ना। तो देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं एसपी गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं सीपी गुणे 8, है ना। तो देखिए यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा, सीपी के आगे देखिए 5, है ना, सीपी और बटे में 8, है ना। तो देखिए इसका मतलब ये है सीपी और एसपी का हमने रेशियो निकाला है। इसका मतलब ये है कि जो सीपी है ऑरेंजेस का, वो एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है और एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है 3 का, है ना। तो ये जो 3 का प्रॉफिट है वो 5 पे नज़र आ रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60%, है ना, ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आर रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय 10% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए पहले जो हमने शिफ्ट 1 में क्वेश्चन किया था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव परसेंटेज हमने देखा था कि ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, है ना। तो ये क्वेश्चन हम उसी से करेंगे। देखिए लेंथ जो है वो 10% से बढ़ाई गई है और जो ब्रेथ है वो 10% से कम की गई है। तो कोई मान लेते हैं इसका जो एरिया होगा, इसका मान लेते हैं एरिया पहले 100 था, है ना। तो लेंथ 10% बढ़ाने पे ये एरिया हो जाएगा 110, है ना। और अगर हम इसकी ब्रेथ घटा देते हैं 10% से, तो देखिए यहाँ 11 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 99। तो देखिए 100 से 99 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 1% की कमी हमें दिख रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखिए इसका यूज़ करेंगे तो लेंथ बढ़ रही है तो उसको प्लस में लेंगे और ब्रेथ जो है वो घट रही है तो उसको हम माइनस में लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 10 गुणे माइनस 10/100। तो ये देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1%, है ना। मतलब कि 1% से जो इसका एरिया है वो हमें घट जाएगा। कब? जब लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे 10% से और ब्रेथ को जो है डिक्रीज़ करेंगे 10% से। आई होप ये समझ में आया होगा। या फिर इसको आप बेसिक से अगर करने जाएंगे तो इसमें मानना पड़ेगा कि जो ये लेंथ है, लेंथ को एल मान लीजिए और ब्रेथ को बी मान लीजिए। देखिए तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा एल बी, है ना। और लेंथ हमने क्या की है, 10% से कम की है। तो देखिए 10% का जो मतलब होता है वो फ्रैक्शन में 1/10 होता है ना, 1/10 होता है। तो जो नई लेंथ आएगी वो आ जाएगी 11/10। कैसे? पहले 10 थी, है ना। हम यहाँ पे जो परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, उसमें मान लेते हैं कि पहले 10 थी, है ना, पहले जो थी वो 10 थी, उस पर 1 बढ़ गई है तो कितने गुना हो गई है, 11/10, है ना। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, जो लेंथ है वो 11/10 हो गई है। ऐसे ही जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी, -1/10 हो जाएगी, है ना, क्योंकि लेंथ जो है 10% से हम कम कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगी 9/10 गुना, है ना। ब्रेथ जो है वो 9/10 गुना रह जाएगी। तो देखिए यहाँ इसको एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 1199/100 LB, है ना। पर पहले देखिए L इंटू बी था, अभी 99/100 इंटू LB हो गया है। तो कितने की कमी आ गई है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए एरिया पहले था LB, है ना, पहले था LB, कितने की कमी आई है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। कितने की कमी आई है, तो ये आएगी 1/100 LB, है ना, बटे में LB। तो देखिए LB से LB कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/100। इतने की कमी आई है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1%, है ना। तो ये बेसिक से हो गया। मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं कि कैसे किया जा सकता है इसको। आई होप समझ में आया होगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए स्फीयर से रिलेटेड हमने फार्मूले पहले वीडियो में देखे थे, तो अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², है ना। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7/7 आ जाएगा, है ना। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए 22 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 154 और गुणे में 4, है ना, 4 चौक 16 और 15 चौक 60, 60 एक 61, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स हैव लेंथ्स ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर, है ना। देखिए ट्रेपेजियम का क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में भी किया था, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है ना। तो एक दिया है 12 और एक दिया है 18
और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, इस ट्रेपेजियम की हाइट। देखिए इसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2, जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, है ना। तो यहाँ पे 12 + 18 ये आ जाएगा इनटू हाइट। हाइट यहाँ पे कितनी है 20, है ना। देखिए 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 10, ये हो गया 30 × 10, आंसर हो जाएगा हमारा 300, है ना, ऑप्शन सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 15 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनमें से एक ने 15 मार्क्स जो हैं ज़्यादा लाए हैं दूसरे की अपेक्षा, है ना, और उसके जो मार्क्स हैं वो 55% है सम ऑफ देयर मार्क्स, है ना, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको मान लीजिए, ये देखिए ये पहला मान लीजिए लड़का है, ये दूसरा लड़का है ना। तो मान लीजिए ये x नंबर लेकर आया है, तो जो ये लाएगा पहला वाला ये 15 नंबर ज़्यादा लाएगा, तो ये इनके मार्क्स हो गए। फिर कह रहा है कि इसके जो मार्क्स हैं वो 55% है सम ऑफ देयर मार्क्स के, है ना। तो यहाँ पे इनका सम क्या आएगा, तो इनको जोड़ दीजिए तो ये आएगा 2x + 15, इसका 55%, है ना। 55% जो होगा वो इसके मार्क्स के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 5 से काट दीजिए तो ये आएगा 11/20, 20 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 20x, और 15 में 20 का गुणा होगा तो ये होगा 15 दूना 30 और 1 0, है ना। ये हो जाएगा 11 दूना 22x, है ना, और 15 × 11 क्या होगा 5, 11 × 5 = 55, और 11 के नाम 11, 5 16, है ना। देखिए 20 को इधर लाएंगे तो ये होगा 2x, 165 को इधर लाएंगे तो 300 में से हम 165 घटा देंगे। देखिए क्या बचेगा 35, 135, है ना। तो ये यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 2 × 12, 214, 2 × 5 = 10, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 67.5। तो इसके नंबर जो आएंगे वो आएंगे 67.5 और इसके 15 ज़्यादा हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 82.5, है ना, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ 20 men वर्किंग 5 hours a day complete a work in 4 days, then in how many days will 10 men working 10 hours a day finish the same work? Assume that all men work at same efficiency, है ना। देखिए हम 20 लोग हैं जो 5 घंटे एक दिन में काम करते हैं और काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, है ना। तो पूछा है कि 10 men एक दिन में 10 घंटे अगर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो 20 men हैं वो 5 घंटे एक दिन में करते हैं और काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ये टोटल काम ये इतना करेंगे। यहाँ पे देखिए मेन गुणे आवर्स और गुणे डेज हमने लिख लिया, है ना। तो ये टोटल काम है, यही टोटल काम जो है ये 10 लोग 10 घंटे एक दिन में करते हुए कितने दिनों में कर लेंगे, है ना। तो हमें डेज यहाँ पे निकालने हैं, है ना। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 10 दूना 20, है ना, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो आ गया डी की वैल्यू वो आ गई 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, दिस सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 124 देन फाइंड द अदर नंबर। देखिए यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है ना, और इनका एचसीएफ और एलसीएम का हमें सम दिया हुआ है 403, और कह रहा है कि अगर एक नंबर 124 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए हम मान लेते हैं एलसीएम हमारा और ये एचसीएफ है, हम मान लेते हैं एचसीएफ हमारा x है, तो जो एलसीएम होगा ये एचसीएफ का 12 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12x। देखिए इनका सम दिया हुआ है तो यहाँ पे इनका सम कीजिए 12x + x, ये दिया है 403 के बराबर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 13x = 403 और x की वैल्यू आ जाएगी 43 और 13 कितना 13, x की वैल्यू आ गई 31। देखिए इसके पहले मैंने एक चीज़ बताई थी इसकी पहले वाली वीडियो में कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट इन 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो आया है 12, एक्स की जगह कितना 31, है ना, ये आपका एलसीएम है। फिर एचसीएफ यहाँ पे कितना आया 31, है ना, हमें एक्स की वैल्यू मिली है तो एचसीएफ हमारा 31 हो गया और एलसीएम 12 गुणे 31 हो गया, है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के, है ना। तो देखिए एक नंबर क्या है 124
और दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, इसी को हमें निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा 4 से, तो 4 से 12, 4 एक नम 4 और 4 ते 12 है ना। देखिए 31 से 31 कट जाएगा और ये जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 93, ऑप्शन डी। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। और ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 2 फ्रेंड्स ए एंड बी वेंट टू फ्रूट मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स, है ना। 2 फ्रेंड है ए और बी जो फ्रूट मार्केट गए हैं कुछ फ्रूट खरीदने के लिए। एट फर्स्ट शॉप बी बाट सम मैंगोज एट रुपी ए पर मैंगो एंड ए बाट 9 मैंगोज मोर देन बी, है ना। देखिए पहली शॉप पे जो है, शॉप यहाँ पे हम मान लेते हैं शॉप 1, है ना। पहली शॉप पे बी खरीद रहा है मैंगोज रुपये ए पर मैंगो, है ना। और ए जो है उससे 9 मैंगो ज़्यादा खरीद रहा है। तो ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। देखिए बी ने मान लेते हैं एक्स मैंगोज खरीदे, कितने रुपए पे, रुपये ए पर यूनिट, है ना। और ए ने इससे 15 नंबर 9 मैंगो जो है ज़्यादा खरीदे, है ना। ए तो ये ए की क्वांटिटी आ गई और इसने भी ए रुपये के हिसाब से खरीदे होंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है। एट द नेक्स्ट शॉप ए बॉट सम एप्पल्स एट अ यूनिट प्राइस ऑफ रुपी बी पर एप्पल एंड बी बॉट 18 एप्पल्स मोर देन ए। देखिए शॉप 2 पे क्या हो रहा है। शॉप 2 पे ए ने कुछ एप्पल खरीदे हैं रुपये बी के हिसाब से। देखिए शॉप 2 पे ए जो है, शॉप 2 पे ए है वो वाई मैंगोज अगर खरीद रहा है तो बी वाई प्लस 18 एप्पल्स खरीद रहा है ना। क्यों, बी जो है 18 एप्पल ज़्यादा खरीद रहा है, कितने रुपए के हिसाब से, रुपये बी के हिसाब से, है ना। लिखा है लेटर इट वाज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट्स बाय ए एंड बी इज़ 4:7 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो जो फ्रूट्स दोनों ने बाई किए हैं, यहाँ पे ए ने कितने बाई किए, x + 9 + y, है ना। और बी ने x + y + 18, ये टोटल फ्रूट्स इसने खरीदे हैं। वेयर एज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय देम टू बाई फ्रूट्स आर द सेम। तो अमाउंट कितना स्पेंड किए होंगे, देखिए ए जो लाया है x + 9 लाया है ना, कितने रुपए के हिसाब से, ए रुपये के हिसाब से। तो देखिए x + 9 गुणे ए, है ना। और यहाँ पे y लाया है b के हिसाब से, तो ये हो जाएगा y × b, है ना। और b ने कितने खर्च किए, तो यहाँ पे x मैंगो लाया a के हिसाब से, तो ये हो जाएगा ax, है ना, प्लस y + 18 मैंगो जो लाए हैं वो b के हिसाब से लाए हैं, तो ये हो जाएगा y + 18 गुणे b, है ना। और ये दोनों अमाउंट जो है सेम है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हमसे a रेशियो b पूछा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ax + 9a + yb बराबर ax + yb + 18b, है ना। देखिए ax और ax यहाँ से कट गया, yb और yb ये कट गया, है ना। तो 9a बराबर 18b आ गया, है ना। तो a/b करेंगे तो देखिए 9 × 9 9 × 18, तो ये हो जाएगा 2/1। यहाँ से a रेशियो b मिल जाएगा आपको 2:1, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे इसका कोई काम हमें नहीं लगा क्योंकि रेशियो हमसे ए और बी का पूछा था। अगर पूछता तो इसको भी हम लिख सकते थे। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट स्पेंड हुआ है, अमाउंट जो स्पेंड हुआ है ए के द्वारा वो कितना है, देखिए x + 9 मैंगोज लाया था, है ना। अमाउंट नहीं, अमाउंट तो हमने निकाला है यहाँ पे, है ना, ये अमाउंट ही निकाला है। कितने प्रोडक्ट खरीदे, है ना, कितने मैंगोज इसने खरीदे, तो ए ने कितने खरीदे, देखिए x + 9 यहाँ पे खरीदे पहली शॉप पे और y दूसरी शॉप पे खरीदे, है ना। और बी ने टोटल कितने मैंगोज खरीदे, तो शॉप ए 1 पर इसने x मैंगोज खरीदे और शॉप 2 पे इसने y + 18 मैंगोज खरीदे। तो ये दोनों ने इतने टोटल खरीदे हैं मैंगोज को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 विल बी, है ना। 6 के पहले 6 पॉजिटिव मल्टीपल का हमें एवरेज बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं जो पहला नंबर होगा, मानना क्या है, देखिए 6 के पहले 6 मल्टीपल हमें देखना है। तो पहला क्या हो जाएगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, है ना, फिर 24, 30 और 36। ये 6 के पहले 6 मल्टीपल हैं, है ना। तो इनका हम सम करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा, है ना। देखिए 6 से पहले भी काट सकते हैं इसको। देखिए 6 के नाम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 चार 36, है ना। देखिए 1 + 2 3, 3 6 4 10,
15 और 6 21, तो एवरेज आ जाएगा ऑप्शन सी 21, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका DI से है ना। लिखा है द गिवन पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज एडिशनल सब्जेक्ट, है ना। तो ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जो पाई चार्ट की टोटल वैल्यू है वो परसेंटेज में दी हुई है, तो ये पूरी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 100%, है ना। लिखा है इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज़ 5000, तो ये जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है 5000। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे मैथ्स देखिए 25% है ना, और इकोनॉमिक्स जो है वो 15% है। तो या तो मैथ्स या तो इकोनॉमिक्स, तो दोनों को हम सम कर देंगे, तो देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा 40%, है ना। तो 100% की वैल्यू 5000 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपका 50। हमें चाहिए 40% की वैल्यू, तो 40 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2000, है ना, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है A, B and C कैन डू आ वर्क ऑन देयर ओन इन 5, 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय B and C टू डू इट टुगेदर। देखिए A, B, C 3 लोग हैं जो काम को अकेले जब करते हैं तो 5, 10 और 15 दिन लगाते हैं ना। A एक काम को 5 दिन में करता है, B उसी काम को 10 दिन में करता है और C 15 दिन में करता है। तो हमें बताना है B और C मिल के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे A है, B है और C है। A जो है काम को 5 दिन में करता है, B जो काम को करता है 10 दिन में करता है और C 15 दिन में करता है। देखिए यहाँ पे हम क्या मानते हैं टोटल वर्क, है ना। पहले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क हम क्या मानेंगे, इनका एलसीएम 5, 10 और 15 का एलसीएम, तो ये एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30, है ना। इनका एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ से एफिशिएंसी हम निकालेंगे ए, बी और सी की, है ना। तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल काम है 30 और करता ए जो करता है वो 5 दिनों में करता है, तो एक दिन में जो करेगा वो करेगा 6 काम, 30/5, तो एक दिन में करेगा 6 काम। ऐसे बी देखिए टोटल काम है 30 और इस टोटल काम को वो 10 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 3, है ना। ऐसे ही सी जो करेगा वो 30/15 करेगा, है ना। तो एक दिन में सी जो करेगा वो करेगा 2 यूनिट, है ना। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, बी और सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, है ना। तो बी और सी यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 + 2, एक दिन में बी और सी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है ना। तो 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, या ये आ जाएगा 6 डेज, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1250 इन 3 ईयर्स एंड ₹1600 इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो कोई देखिए प्रिंसिपल था हमारे पास, एक्स मान लेते हैं, वो 3 साल में 1250 हो जाता है, और फिर लिखा है इन 8 ईयर्स, मतलब 3 साल प्लस 5 साल और, है ना। यहाँ से 5 साल और, तो ये हो जाता है 1600 रुपये। और यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट है वो हमें सेम मिलता है, हर साल जो ब्याज होता है वो बराबर मिलता है। देखिए 5 सालों में ये 1250 से 1650 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें कितना मिला है इंटरेस्ट, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 350, 1600 माइनस 1250 कितना आ गया 350। तो 350 जो है वो हमें 5 साल में इंटरेस्ट मिला है, तो एक साल में कितना मिला होगा, तो 350/5 ये आ जाएगा 70, है ना। तो एक साल में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 70 रुपये मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 साल में कितना मिला हो गया, 3 × 70, तो 3 साल में हमें मिला होगा 210 रुपये, है ना। तो 1250 में 210 घटा दीजिए, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 1040। तो हमारा जो हमने पैसा लगाया था, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ाया था, वो है 1040, ऑप्शन बी। तो ये देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम रीजनिंग के देखेंगे। चलिए आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ज़रूर कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम रीजनिंग। देखिए हमने मैथ्स के 20 क्वेश्चन देखे हैं, है ना, और उनको अच्छे से किया है। तो चलिए अभी अब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज़। तो ये आपको कोई नंबर सीरीज़ दी हुई है, 2, 6, 12, 20, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 42। तो यहाँ पे जो ये मिसिंग टर्म है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। देखिए मैंने कहा था इनका अगर डिफरेंस आप देखेंगे, पहले हम डिफरेंस देखते हैं ना। देखिए डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, फिर ये गैप है और फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा। तो देखिए यहाँ से 4 से 6 हो गया, तो 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 10 यहाँ पे जुड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे अगर 30 है तो ये जो 30 और 42 के बीच का गैप है ये है 12,
तो देखिए ये हमारा पैटर्न बन रहा है, यहाँ जो गैप है इनके बीच ये दो का बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना ये कंक्लूजन जो है फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट जो है हमारा कह रहा है अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स एंड अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट एलिमेंट्स, है ना, वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन इनपुट। तो कोई एक फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, कुछ अ सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट एलिमेंट्स। कुछ हम इनपुट का सेट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो ये एक फंक्शन होता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए आगे कह रहा है वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग इनपुट्स होंगे, है ना, अलग अलग आपके जो इनपुट्स होंगे, अलग अलग जो इनपुट्स होंगे वो आउटपुट से रिलेटेड होंगे, है ना। हम मान लेते हैं I1 I2, यहाँ पे हमने कई सारे इनपुट दिए हुए हैं और हमें आउटपुट मिल रहे हैं O1 O2 O3, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईच इनपुट है, मतलब हर एक इनपुट एग्जैक्टली वन आउटपुट से रिलेटेड है ना। ये जो टोटल इधर इनपुट है वो केवल एक आउटपुट से रिलेटेड होगा, है ना, केवल एक आउटपुट से रिलेटेड होगा, सबसे नहीं रिलेटेड होगा, केवल एक से रिलेटेड होगा। देखिए कंक्लूजन में पहला क्या कह रहा है, एवरी इनपुट एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी आउटपुट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या है, एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो जो प्रत्येक इनपुट है वो केवल एक आउटपुट से जुड़ा हुआ है। यहाँ कह रहा है एवरी इनपुट एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी आउटपुट एलिमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ लिखा है एवरी इनपुट एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ आउटपुट, हाँ तो ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, केवल एक आउटपुट से प्रत्येक इनपुट जुड़ा हुआ है। तो देखिए कंक्लूजन हमारा सेकंड यहाँ पे फॉलो करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कोडिंग से रिलेटेड है ना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेल इज रिटन एज 2375। तो हम ले लेते हैं जो मेल है इसको लिखा गया है 2375, है ना। और सर्कुलर इज रिटन एज, सर्कुलर जो है वो लिखा गया है, उसका जो कोड आपको दिया हुआ है वो दिया है 98496734। तो हमसे पूछा क्लेम का। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए सी के सामने 9 लिखा हुआ है और सी के सामने 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये लेटर्स हैं इनके ये कोड दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे ए के सामने 3 है और यहाँ भी ए के सामने 3 है। तो हमसे पूछा है क्लेम का, है ना, हमसे क्या पूछा है, क्लेम का। देखिए सी के सामने क्या होगा, 9, है ना, और एल के सामने क्या होगा, एल के सामने 7 होगा। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, तो एल के सामने 7, ए की जगह पे 3, आई की जगह पे देखिए यहाँ पे 8 है ना, और एम की जगह पे यहाँ पे 2 है। तो इसका कोड हो जाएगा 97382, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो ऑफ कार्स मारुति इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड टोयोटा इज 17 फ्रॉम द राइट। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन मारुति बिकम्स 14th फ्रॉम लेफ्ट। हाउ मैनी कार्स आर देयर इन द रो। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप इसको बनाते रहिए। देखिए लिखा है कार की एक रो है जिसमें मारुति लेफ़्ट से 8वें नंबर पे है। तो हम बना लेते हैं लेफ़्ट से मारुति जो है वो 8वें नंबर पे है ना। तो देखिए मारुति के लेफ़्ट में इधर कितने लोग होंगे, अगर मारुति 8वें नंबर पे है तो इधर और 7 कार और होंगी, है ना। फिर लिखा है टोयोटा इज़ 17th फ्रॉम द राइट, है ना। तो हम मान लेते हैं ये हमारी टोयोटा है और ये 17th है कहाँ से, राइट की तरफ से, है ना। तो इसके इधर कितने होंगे, 16। फिर आगे कह रहा है इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस मारुति बिकम्स 14th फ्रॉम लेफ्ट। तो देखिए टोयोटा यहाँ आ जाए और मारुति यहाँ आ जाए। तो ये जो मारुति है ये लेफ़्ट से आप कितने नंबर पे है, 14th नंबर पे है ना, लेफ़्ट से ये 14th नंबर पे है। तो मारुति के इधर कितने लोग हैं, कितनी कार्स हैं, है ना। तो ये हो जाएंगी 13 कार्स। फिर देखिए यहाँ पे टोयोटा जब यहाँ पे थी तो इसके राइट साइड में कितनी थी, 16। तो अभी भी इधर जो होंगी वो 16 कार्स ही होंगी, है ना। अभी भी इधर कितनी होंगी, 16 कार्स। तो देखिए 16 कार्स मारुति के राइट में और 13 कार मारुति के लेफ़्ट में, है ना। तो 16 और प्लस 13 ये आ गया 29, और मारुति खुद भी है तो एक और जुड़ जाएगा। तो ये टोटल जो कार आ जाएंगी वो आ जाएंगी 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई है एब्रॉड, एब्रॉड के साथ ये लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या आएगा ये हमसे पूछा हुआ है ना। चलिए लिखते हैं ABROAD। इसकी कोडिंग जो दी हुई है वो दी हुई ZCPQX और G। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ए की नंबरिंग A, B की 2, R की 18, O की 15, A की 1 और D की 4, है ना। ऐसे Z 26, C 3, P 16, Q 17, X 24 और G 7।
ये कोडिंग आपको आनी चाहिए कि कौन से अल्फ़ाबेट्स किस नंबर पे आते हैं ना। देखिए यहाँ पे 1 से 26 हो गया, मतलब एक प्लेस ये पीछे गया है, मतलब -1 हुआ है। यहाँ पे 2 से 3 हुआ है, तो मतलब इसमें 1 ऐड हुआ है ना। फिर 18 से 16 हुआ है, मतलब -2 हुआ है। 15 से 17 हुआ है, मतलब +2 हुआ है। 1 से देखिए 24 गया है ना, तो ये 3 प्लेस जो है पीछे गया है। देखिए ए होता है, इसके पहले Z, Y और X, तो ये 3 प्लेस जो है पीछे गया हुआ है। यहाँ पे 4 3 7, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे -1 +1 -2 +2 -3 और +3। तो देखिए हमें मार्केट का कोडिंग चाहिए, तो हम लिख लेते हैं मार्केट। इसके प्लेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 13 1 18 11 और 5 और 20। तो देखिए पहले क्या होगा -1, तो ये आ जाएगा 12, फिर +1 होगा तो ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे -2 होगा तो ये आ जाएगा आपका 16, यहाँ पे +2 होगा तो ये आ जाएगा 13, है ना। फिर यहाँ पे -3 तो ये होगा 2, यहाँ पे प्लस का 3 तो ये हो जाएगा 23। देखिए 12 जो होता है एल का होता है, 2 बी, 16 जो होता है पी का होता है, 13 जो होता है एम का होता है, 2 जो होता है वो बी का होता है, 23 जो होता है वो डब्लू का होता है। ये आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे लिखा झील, झील के सामने लिखा एंथुसियाज्म, तो झील मतलब उत्साह होता है और एंथुसियाज्म मतलब भी उत्साह होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका सिनोनिम दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ पे सिनोनिम देखना है। ऑब्जेक्ट मतलब भगा ले जाना, तो देखिए इसका हो जाएगा किडनैप, है ना, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ वेयर हाउस टू कीप 5 बॉक्सेज A to E एग्जैक्टली वन एबव द अदर द फॉलोइंग कंडीशंस आर गिवन। तो किसी वेयर हाउस में 5 बॉक्स रखे गए हैं और बॉक्स की जो नंबरिंग है वो A to E है ना, और उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए हैं और इनकी कंडीशंस दी हुई हैं कि ये बॉक्स जो है कैसे रखे हुए हैं। देखिए पहला कह रहा है बॉक्स ए शुड बी प्लेस्ड एग्जैक्टली 3 प्लेसेस एबव द बॉक्स डी, मतलब बॉक्स ए जो है वो डी के 3 प्लेस ऊपर रखा हुआ है। देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हमने मान लिया डी, इसके 3 प्लेस ऊपर क्या है ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना, 1 2 3, तो ए की पोजीशन क्या हो जाएगी ये वाली, है ना। तो ये कंडीशन हमारी, ये पहला हमारा बन रहा है ना, ऐसे हम इसको रख सकते हैं। तो देखिए एक बॉक्स ये है ना, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, कितने हो गए टोटल 4 बॉक्स। तो देखिए पाँचवा अभी बचा है, तो पाँचवा या तो इसके ऊपर होगा या तो पाँचवा बॉक्स जो है वो इसके नीचे होगा, है ना। ये हमारा डी था, तो डी के या तो नीचे होगा या तो ए के ऊपर होगा हमारा पाँचवा बॉक्स। तो ये हमारी इतनी पोजीशंस जो हैं इस तरीके से हम रख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ के देखिए बॉक्स सी शुड नॉट बी केप्ट ऑन द टॉप, तो बॉक्स सी जो है वो टॉप पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो बॉक्स सी जो है या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं ओनली वन बॉक्स शुड बी केप्ट बिटवीन द बॉक्स ई एंड बॉक्स बी, तो जो बॉक्स ई है और जो बॉक्स बी है इसके बीच में केवल एक ही बॉक्स रखा जाएगा, ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तो देखिए बॉक्स बी और बॉक्स ई के बीच में केवल एक ही बॉक्स आएगा, तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ई ऊपर हो या तो बी ऊपर हो, है ना। तो देखिए ये वाली कंडीशन है, देखिए किस में फिट हो रही है, इस वाले में फिट होगी या इस वाले में फिट होगी। ये केस हमारा 1 है ना, केस 1 है और ये केस 2 है ना। चलिए देखते हैं, देखिए ये वाली कंडीशन कहाँ पे फिट हो रही है। देखिए इसमें क्या फिट हो सकती है, देखिए इसमें ये फिट नहीं हो पाएगी, इसको आप फिट कीजिएगा, नहीं होगी, है ना। तो या तो ये वाली कंडीशन होगी या फिर बी ऊपर चला जाए, है ना। तो बी अगर ऊपर है तो ए यहाँ पे होगा, है ना, और ई यहाँ पे होगा, और ये एक बॉक्स खाली है और ये हमें डी की पोजीशन पता है ना। तो ये दो कंडीशन हमारी होंगी। तो देखिए सी कहाँ पे आएगा, बाकी तो प्लेस भर गए हैं, तो सी यहाँ पे यहीं पे आ रहा है दोनों केस में, है ना। तो जो बी है सी है वो सेकंड प्लेस पे हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको हम बनाते हुए चले जाएंगे, अलग अलग केस जो भी बन रहे होंगे उसको करते रहेंगे, है ना। तो देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हमारे अगले सेट्स में आने वाले हैं, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए इन सर्टेन कोड विस्पर इज रिटन एज, है ना। विस्पर की जो कोडिंग दी हुई है ये दी हुई है ना, तो हमसे पूछा कलेक्ट की कोडिंग क्या होगी। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए विस्पर, हमने विस्पर लिख लिया और इसके साथ दिया हुआ है IHWSREP। देखिए ध्यान से देखिए, तो W देखिए इधर आ गया और I जो है इधर आ गया और H यहीं पे है ना। यहाँ पे देखिए P इधर आ गया, R इधर आ गया और E यहीं पे है और S ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यही हमारा जो कोडिंग का तरीका है यही बनने वाला है। तो देखिए कलेक्ट का हमें लिखना है कोड, तो हमने लिख लिया कलेक्ट। देखिए C इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा और O बीच में रहेगा। देखिए L O और C, है ना, और L ये बीच वाला बीच में ही रहेगा, फिर T इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा और C बीच में रहेगा। देखिए T C और E, देखिए कौन सा ऑप्शन है LOC L, LOC L, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
LOC ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन बचा? LOC LTCE, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, है ना। हमें एक सीरीज दी हुई है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों दिए हुए हैं, है ना। चलिए लिख लेते हैं, HS 10, है ना, KP और 4, NM 0। देखिए यहाँ पे H की पोजीशन जो होती है वो 8 होती है, S की पोजीशन 19 होती है ना, तो हम इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। चलिए K 11, P 16, ऐसे ही N जो होता है 14 प्लेस पे होता है और M जो होता है वो 13 पे होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इनका जो डिफरेंस है, यहाँ जो 8 और 19 में जो डिफरेंस है वो 11 का डिफरेंस है ना, और 11 की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, मतलब एक घट के लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए 11 और 16 का जो डिफरेंस होता है वो 5 होता है ना, और यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ वो एक घट के लिखा हुआ है। तो ये हमारी कुछ कोडिंग ऐसे हो रही है, चल रही है। देखिए 14 और 13 में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और 1 की जगह पे यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब एक घट के लिखा हुआ है ना, तो यही हमारी कोडिंग बन रही है। तो जो ऑप्शन होंगे उसमें इनका डिफरेंस और डिफरेंस से एक कम वो नंबर आ रहा है। और एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे 8 में 3 जुड़ के 11 हो रहा है, 11 में 3 जोड़ के 14 हो रहा है, तो ऐसे जो अगला टर्म आएगा उसमें 3 जोड़ के 17, है ना, 17 आने वाला है। तो 17 किसका होता है? Q का। ऐसे ही देखिए 19 3 16, 16 3 मतलब 19 में 3 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 में 3 घटाएंगे तो 13 आएगा, और 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो J आएगा, है ना। और इनका देखिए डिफरेंस कितना है? 7 ना लिख के हम एक इसमें से माइनस करके 6 लिखेंगे। देखिए कौन सा बन रहा है? QJ 6। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन सिलोगिज्म का है ना, हमने पहले सेट में किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, नो प्लांट इज फ्रूट। तो हम बना लेंगे नो प्लांट इज फ्रूट। तो ये देखिए फ्रूट का है और ये प्लांट का है, हम कहेंगे कि कोई भी प्लांट फ्रूट नहीं है। फिर लिखा ऑल बिस्किट्स आर प्लांट्स। तो देखिए ऑल बिस्किट्स, जो बिस्किट्स का आएगा वो प्लांट्स के अंदर आएगा, है ना, ये हमारा बिस्किट है। तो ये बिस्किट जो है वो प्लांट के अंदर आएगा, क्योंकि सारे के सारे बिस्किट्स क्या हैं? प्लांट्स हैं, है ना। देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम प्लांट्स आर बिस्किट्स। तो देखिए यहाँ पे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो हैं बिस्किट हमें दिख रहे हैं, तो ये फॉलो करेगा, है ना। नो बिस्किट इज़ अ फ्रूट। तो देखिए सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं वो प्लांट्स हैं, और कोई भी प्लांट जो है वो फ्रूट नहीं है, तो कोई बिस्किट भी फ्रूट नहीं होगा। तो ये भी कथन सत्य है, कंक्लूजन जो हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे दोनों फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी सिलोगिज्म का है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सम वुड इज़ फर्नीचर। तो हम बना लेते हैं सम वुड, ये वुड का सर्किल बना लिया, है ना। तो इसके कुछ जो वुड हैं वो क्या हैं? फर्नीचर हैं। तो इसको हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया कि ये वाले जो हैं वुड्स ये फर्नीचर है ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम फर्नीचर इज़ आयरन। तो देखिए सम फर्नीचर इज़ आयरन, तो ये हमने आयरन का सर्किल बना लिया और इसमें हमने इसको कॉमन कर दिया, तो कुछ फर्नीचर जो है वो आयरन है। देखिए कंक्लूजन पहला क्या कह रहा है, ऑल फर्नीचर इज़ वुड, ऑल फर्नीचर इज़ वुड। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि सम वुड आर फर्नीचर, तो सम फर्नीचर भी क्या होंगे? वुड होंगे। तो यहाँ पे ऑल वाला करेक्ट नहीं हो सकता, है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए ऑल वुड इज़ आयरन, वुड और आयरन में हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना। और देखिए वुड और आयरन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ऑल वुड इज़ आयरन। चलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नीदर 1 नॉट 2 फॉलोज, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन ये फिगर वाला है ना। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फिगर्स फाइंड विच फिगर कम्स आफ्टर द 4 फिगर्स विच आर इन सीरीज। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम ऑप्शंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आने वाला है ये हमें पता करना है, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा ये इन दिए हुए ऑप्शंस में। देखिए यहाँ पे पोजीशन देखिए कि किस सिंबल की क्या पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ए है। देखिए इस पोजीशन पे जो ए है वो 3 ऑप्शंस में है, तो हम इस पोजीशन को ना देख के कोई और पोजीशन देखेंगे जो डिफरेंट हो। देखिए बीच में क्या है? स्टार है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे स्टार है, मतलब स्टार केवल इस पोजीशन पे जो है केवल 2 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें स्टार दिया हुआ है। तो हम पहले देखते हैं कि इस पोजीशन पे क्या आने वाला है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या आने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए इस फिगर से जब इस फिगर पे जा रहे हैं, इस फिगर से जब इस फिगर पे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले ट्राइंगल था, है ना, यहाँ पे पहले ट्रायंगल था, फिर जब यहाँ पे आए हैं तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, और ये 1 कहाँ से आ रहा है? देखिए 1, ये जो 1 है वो यहाँ से खिसक के अगले फिगर में यहाँ पे बीच में आ रहा है। देखिए ऐसे ही जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? हर्ट, है ना, बीच में क्या आ गया? हर्ट। तो हर्ट देखिए कहाँ से आया? ये हर्ट इस कोने से उठ के बीच में आ गया, तो जब यहाँ से यहाँ गए हैं तो ये कोने वाला बीच में आ गया, है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखिए बीच में आई आ गया है, आई ये कहाँ से आया है? ये देखिए ये यहाँ से शिफ्ट होके इस वाले फिगर में जाके ये बीच में आ गया है। तो ऐसे यहाँ पे जो आने वाला है वो
वो क्या आने वाला है यहाँ पे, ये वाला स्टार खिसक के अगले में ये बीच में चला आएगा, तो स्टार तो आने वाला। देखिए ऑप्शन हमारे या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, है ना। तो ये हमने पता कर लिया कि यहाँ पे बीच में क्या आने वाला है, तो हमने देखा यहाँ पे स्टार आने वाला है ना। फिर देखिए अब इन दो ऑप्शंस में देखिए और कौन सी पोजीशन डिफरेंट है। तो देखिए ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो इसमें से हमें चूज़ करना है कि हमारा कौन सा आंसर होने वाला है। तो देखिए इस वाली पोजीशन को हम देखेंगे। देखिए यहाँ से जब यहाँ गए हैं तो यहाँ बीच में स्टार आ गया है, और ये स्टार कहाँ से आया है, ये इधर से खिसक के बीच में आया है ना। फिर ऐसे ही जब इस फिगर से इस फिगर जाएंगे तो देखिए ये ए खिसक के बीच में आ रहा है। ऐसे ही जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये जो सर्किल है वो खिसक के बीच में आ रहा है ना, ये यहाँ पे सर्किल आ गया। ऐसे ही जब इस फिगर से इस फिगर जाएंगे तो ये जो ट्रायंगल है वो खिसक के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आने वाला है वो ट्रायंगल आने वाला है। तो ट्रायंगल देखिए हमारा पहले ऑप्शन में था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन लिख लीजिए, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा। तो इस फिगर वाले क्वेश्चंस को ऐसे हम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट पोजीशन हमें कौन सी दिख रही है और उसी को हम टारगेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो शोज द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे ऑन अ सैंपल ऑफ 500 स्टूडेंट्स with reference to their interest in different types of movies, action, romantic and comedy. If all the students like at least one of 3 types of movies, then the number of students who like action movies is how much more than those who like comedy movies, है ना। तो देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्शन मूवीज़ को पसंद करने वाले लोग, रोमांटिक मूवीज़ को पसंद करने वाले लोग और कॉमेडी मूवीज़ को पसंद करने वाले लोगों का डेटा दिया हुआ है। और देखिए हर एक जॉनर में कोई एक ना मतलब जितने भी लोग हैं वो कोई एक मूवी ज़रूर पसंद करते हैं, या तो एक्शन या तो रोमांटिक या तो कॉमेडी या तो दोनों या तो तीनों, है ना। तो यहाँ में हमसे पूछा है कि डिफरेंस बताना है किनके बीच का, एक्शन मूवीज़ देखने वाले और कॉमेडी मूवीज़ देखने वाले लोगों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्शन मूवीज़ जो हैं देखने वाले लोग कितने हैं, ये पूरे जो हैं ये एक्शन मूवीज़ देखेंगे। ये जो वाला जो सर्किल है वो पूरा एक्शन मूवीज़ है और ये वाला जो है वो कॉमेडी वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 और 50 जो है दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस यहाँ से नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ से आएगा, ये वाला डिफरेंस आएगा, है ना। तो देखिए 147 प्लस 42 यहाँ से डिफरेंस आएगा। और देखिए 68 प्लस 38 इनको जोड़ के और इनको जोड़ के हम इनका डिफरेंस देख लेंगे। देखिए इसको जोड़ दिए तो देखिए 7 2 9 4 4 8 और ये 189 हो जाएगा डिफरेंस। 8 8 16 6 3 9 1 10, तो ये डिफरेंस देखिए कितना आ जा रहा है 83, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। विच 2 नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं और हमें बताना है कि कौन से नंबर जो हैं वो इंटरचेंज करें ताकि हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वो सही हो जाए। तो देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप हर एक नंबर को ऑप्शन से उठाइए और उनको इंटरचेंज करके देख लीजिए। फिर या तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है 9 और 14 को इंटरचेंज कीजिए। देखिए 9 यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और 9 यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो देखिए हम देखते हैं, देखिए 700 प्लस देखिए 42 डिवीज़न 6 लिखा हुआ, तो ये 6 7 42 हो जाएगा और 7 चौक 28, मतलब जो 6 7 42 7 आएगा वो 45 में गुणा होगा। फिर यहाँ पे देखिए 54 गुणे 14 लिखा हुआ है, तो ये देखिए 54 में जब 14 का गुणा करेंगे तो ये 700 के करीब कुछ बैठेगा, है ना। 700 के करीब बैठेगा ये। फिर यहाँ पे ये माइनस में आएगा 700 और ये 700 ऑलरेडी पहले है, तो देखिए इनका जो डिफरेंस आएगा बहुत कम आएगा, है ना। तो 355 के आसपास मुझे नहीं दिख रहा है कि ये 355 के आसपास होगा, तो मैं ऑप्शन ये ना चेक करके ये वाला ऑप्शन चेक करूँगा पहले, है ना। तो चलिए ये वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखिए लिखते हैं 742 भाग किससे करना है 6, लेकिन 6 की जगह पे क्या आएगा 14, है ना। तो भाग करेंगे 14 से, गुणे में 45 है, माइनस 54 गुणे 9 और इस 14 की जगह पे आ जाएगा 6, है ना। देखिए 14 3 42, तो ये हो जाएगा 700, 45 गुणे 3 135 माइनस 54 को 9 से गुणा करेंगे तो देखिए 54 गुणे 9 9 चौक 36 9 पच्चे 45 दिन 48, तो ये आएगा 486 प्लस 6 ये आ जाएगा माइनस 480 और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 835। देखिए इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 355। तो ये देखिए ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको डायरेक्ट मत लिखने लगिएगा और ये थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है। लिखा है पॉइंटिंग टू अ गर्ल अभय सेड शी इज़ माई फादर इन लॉज वाइफ्स ओनली डॉटर्स डॉटर, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द अभय। तो यहाँ पे देखिए कोई एक गर्ल है ना, और कह रहा है अभय इसकी तरफ पॉइंट करके हुए कह रहा है, तो अभय देखिए जेंट होगा, है ना, मेल होगा, तो इसको हमने स्क्वायर में कर लिया और गर्ल को सर्किल में कर लिया। ये मैंने तरीका बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सी इज़ माई फादर इन लॉज, तो देखिए अभय का जो फादर इन लॉ होगा, फादर इन लॉ का मतलब इसकी जो पत्नी होगी, जो वाइफ होगी, उसके फादर, है ना, पत्नी के फादर। तो ये जो पत्नी के फादर होंगे ये हमने ऐसे इसको
इंडिकेट किया हुआ है ना। तो फादर इन लॉज वाइफ, तो जो फादर इन लॉ हैं उसकी वाइफ्स ओनली डॉटर, तो वाइफ्स की जो ओनली डॉटर होंगी वो इसकी वाइफ ही होगी, है ना। ओनली डॉटर्स डॉटर, तो ओनली डॉटर्स डॉटर, यहाँ पे ये ऐसे कुछ इंडिकेट होगा। देखिए यहाँ पे जो ओनली डॉटर्स डॉटर है वो इसकी भी मतलब इसकी वाइफ है। अब मतलब जो अभय के ससुर हैं उनकी वाइफ जो है, ससुर की वाइफ की ओनली डॉटर, केवल एक बेटी है ना, तो वो इसकी वाइफ ही होगी। और इसकी वाइफ की जो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेटी आ रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगा, अभय की ये बेटी ही हो जाएगी, जो गट वो इंडिकेट कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल वीडियोज़ इस पर भी बना दूंगा, ब्लड रिलेशन पे भी, है ना। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप लोग चाहेंगे तो जो उसमें से बेस्ट वीडियोज़ हैं उनका मैं लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूँगा। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। देखिए फिगर कुछ ब्लर्ड है ना, हमें क्लियर दिख नहीं रहा है। चलिए इसको स्किप करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि बाकी देखिए बाकी मिरर इमेज आप लोगों को पता होगा कैसे बनता है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा साफ दिखेगा तो आप लोग कर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग इक्वेशन विच ऑफ द टू साइंस विल बी इंटरचेंज टू गेट द करेक्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें नंबर्स इंटरचेंज करने थे, इसमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं ना। तो देखिए कौन सा हम साइन चेंज करें जिससे हमारी ये इक्वेशन जो है सही हो जाए। देखिए यहाँ 117 × 3 लिखा हुआ है, तो ये नंबर ज़्यादा आने वाला है। ऐसे यहाँ पे 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है वो कम आने वाला है ना। तो इनका जो डिफरेंस टोटल आएगा वो 11 तो नहीं आने वाला, ये इतना मैंने ऑब्जर्व कर लिया। आई होप आप लोग भी कर पा रहे होंगे, है ना। तो देखिए ये माइनस प्लस और ये तो नहीं चेंज होने वाला, तो हम यहाँ ही ये जो डिवीजन और इनटू है इसी को पहले इंटरचेंज करके देख लेते हैं कि हमारा क्या ये इसको इंटरचेंज करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं। लिखा है 119 - 21, डिवीजन की जगह पे इंटू आ जाएगा तो ये हो जाए 21 × 7 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 3। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 119 21 × 7 तो 7 के नाम 7 7 दूनी 14 और 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 9 27। देखिए इसको जोड़ दिए 119 + 39, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 158 माइनस का 147। देखिए ये 11 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उसी हिसाब से आप ऑप्शन उठाइए, फिर उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का है और यहाँ पे कोडिंग दी हुई है। लिखा है P + Q मीन्स P इज़ द वाइफ ऑफ Q, P - Q मीन्स P इज़ द फादर ऑफ Q और P × Q मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q, है ना। P डिवीजन Q मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q। तो पूछा है इफ़ S इज़ द सिस्टर ऑफ V विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। मतलब S को क्या होना है, फीमेल होना है ना, और सिस्टर किसकी है, V की। चलिए यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं पहले। यहाँ लिखा R × S, तो R देखिए इंटू में जो था P × Q, P इज़ द डॉटर ऑफ Q, तो जो R आएगी वो क्या आएगी, डॉटर आएगी किसकी, S की, है ना। फिर S डिवीजन T लिखा हुआ है और हमें क्या चाहिए, S जो है सिस्टर है किसी V की, है ना, V की सिस्टर है S। तो देखिए S डिवीजन Q, यहाँ P डिवीजन Q जो है P इज़ द सन ऑफ Q, तो S जो सन बन जाएगा, है ना, सन जो है वो मेल बन जाएगा, हमें मेल नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए S डिवीजन R लिखा हुआ है और P डिवीजन Q का मतलब है P इज़ द सन ऑफ Q, तो यहाँ भी S जो है वो मेल बन रहा है, हमें फीमेल चाहिए, है ना। फिर देखिए ऑप्शन सी S × R, इंटू का मतलब P इज़ द डॉटर ऑफ Q, है ना, तो S जो होगी वो डॉटर हो जाएगी R की। फिर देखिए ऑप्शन सी देख रहे हैं डिवीजन T, तो देखिए P इज़ द सन ऑफ Q, मतलब R जो है वो सन है किसका, T का, है ना, T का ये सन है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। T + U मतलब P इज़ दी वाइफ ऑफ Q, तो T जो हो जाएगी वो वाइफ हो जाएगी किसकी, U की, है ना, तो U यहाँ पे हस्बैंड हो जाएंगे। फिर U - V मतलब P इज़ दी फादर ऑफ Q, जो U है वो फादर है V का, है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी V के बारे में पता नहीं है और यहाँ पे देखिए S जो है वो सिस्टर नहीं बन रही है V की, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जनरेशन गैप है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। या तो इसको क्रॉस कर लीजिए या तो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो हमारा आंसर मिल चुका है। चलिए इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कैसे देखेंगे इसको। देखिए R डिवीजन S लिखा हुआ है, P इज़ द सन ऑफ Q, तो यहाँ पे जो R है वो सन हो जाएगा किसका, S का, है ना। फिर S × T, इंटू मतलब यहाँ पे P इज़ द डॉटर ऑफ Q, तो S जो है डॉटर हो जाएगी किसकी, T की, है ना। लिखा T + U, तो T जो है वो वाइफ है किसकी, Q की, है ना, तो ये यहाँ पे U हो जाएगा, तो ये U जो है वो हस्बैंड हो जाएगा। फिर U - V, P इज़ द फादर ऑफ Q, तो जो U है वो V का फादर है ना, V का
फादर है। देखिए वी का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एस जो है वो सिस्टर है वी की, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है अ ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न इज गिवन, है ना। चूज फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। देखिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दी हुई है और ये ट्रांसपेरेंट है। इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा वो हमसे पूछा है ना। तो देखिए जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा मिल जाएगा, है ना। इसको जब पलटेंगे तो कुछ हमें ये ऐसा मिल जाएगा, है ना। इस पर जब फोल्ड करेंगे और ये देखिए फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है वो यहीं पे आएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और ये सर्कल दिखेगा और ये वाला ट्राइंगल देखिए यहाँ पे सर्कल दिखेगा, ये पास वाला, और दूर वाला यहाँ पे ये ट्राइंगल दिखेगा। तो देखिए किस में दिख रहा है ये नहीं हो सकता। देखिए इसमें ये सही है, यहाँ पे ये ट्राइंगल होगा, ऐसे सर्किल होगा, इसके नीचे ट्राइंगल। तो ये ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। ये यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ट्राइंगल बना दिया और यहाँ पे ये ऐसे ही ये इस तरफ है जबकि ये इस तरफ होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर कोडिंग का है। यहाँ पे दिया है WKDL, इसके सामने कोड लिखा हुआ है X I G और H। देखिए यहाँ पे हम इसकी प्लेसिंग कर लेंगे। लिखा है 23, 11, 4 और 12, है ना। ये 24, 9, 7 और 8। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए +1 होके 24 हो रहा है ना। और यहाँ पे -2 होके 11 में -2 होके 9 हो रहा है। फिर देखिए 4 में 3 जुड़ के 7 हो रहा है ना। 12 में देखिए 4 घट रहा है, तो देखिए +1 हुआ, -2 हुआ, +3 हुआ, -4 हुआ। तो ये ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो देखिए DIHS इनका देखिए कोडिंग ले लेंगे 4, 9, 8 और 19। तो देखिए पहले क्या होगा, +1 होगा, -2 होगा, फिर +3 होगा, फिर -4 होगा। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 9 में 2 घटाएंगे तो ये आएगा 7, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 और 9 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 15, है ना। देखिए 5 होता है E, 7 होता है G, 11 होता है K और 15 होता है O। तो EGKO ऑप्शन सी। तो ये देखिए मैथ्स और रीजनिंग के मैंने 20 क्वेश्चन जो थे जो पूछे गए हैं वो मैंने करा दिया है ना। तो ये हमारा आज हो गया शिफ्ट 2 का। 18 तारीख वाला जो शिफ्ट 2 था उसके क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है पैटर्न। तो ये जो मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम ऑब्जर्व यहाँ पे अभी कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैं वो वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगा, है ना। चलिए धन्यवाद।